Now, question number 10.12. Question is, explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. And second is, alkyl halide, though polar, are immiscible with water. The last question is, Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का, ये कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की तुलना इन्होंने करा रखी है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम क्यों होता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और Cl भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन ओरिजिनली ये देखें कि इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्लियर? कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी होती है लगभग 2.55 के आसपास। लेकिन अगर ये कार्बन sp3 होता है, साइक्लोहेक्साइल की बात करें तो ये वैल्यू आती है नियरली 2.40 पॉलिंग स्केल पे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 3.16, यहाँ भी 3.16। तो इस डिफरेंस को देखें कि ये डिफरेंस ज्यादा होगा और ये डिफरेंस आपका कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिनली होता क्या है कि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये डिफरेंस 3.16 2.55 मतलब 0.61 का डिफरेंस है। और ये पर्टिकुलर बात करें तो 3.16 और 2.40 मतलब ये डिफरेंस लगभग 1.56 के आसपास है। तो इस पर ये Q का डिफरेंस भी यहाँ पे ज्यादा होगा और इस पर्टिकुलर की बात करें कि Q का डिफरेंस भी यहाँ पे कम है। क्लियर? अगर Q के रिस्पेक्ट को छोड़ दें और अब D के बारे में बात सोचें तो यहाँ पे A डबल बॉन्ड B C के पास लोन पेयर है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, मतलब D की वैल्यू भी कम होगी और इस पर्टिकुलर में इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व है, मतलब ये पर्टिकुलर D की साइज भी बड़ा होगा। तो दो फैक्टर है, चार्ज के बेसिस पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, और D के बेसिस पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस पर्टिकुलर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ कम है और इस पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर का डाइपोल मोमेंट कम होगा, इस पर्टिकुलर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड दो पोल है, मतलब अगर इसकी बात करें कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी है 2.55 और हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में जनरली हम फ्लोरीन ले लेते हैं, हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो अगर मैंने क्लोरीन लिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 3.16, अगर मैंने ब्रोमीन लिया तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 2.96 और अगर आयोडीन लिया तो ये वैल्यू आएगी 2.66। लेकिन अगर मैंने बात किया हुआ है वाटर का तो वाटर में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 2.2 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी 3.44, मतलब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस रिलेटिवली कम है। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल कार्बन है और हैलोजेंस है, हैलोजेंस में जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, मतलब इस पर्टिकुलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी होती है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली स्ट्रांग होता है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं होती है, डाइपोल की बात होती है कि इसका पार्शियल पॉजिटिव दूसरे हैलाइड्स के, दूसरे अल्काइल हैलाइड का यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव इसकी पार्शियल नेगेटिव को स्टेबल कर रहा होगा और इसका पार्शियल पॉजिटिव इसकी पार्शियल नेगेटिव के द्वारा स्टेबल हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे बात करते हैं डाइपोल की और यहाँ बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और डाइपोल में ये वैल्यू कम होने के कारण ये रिलेटिवली वीक होते हैं। तो इसका मतलब हम बात करें पोलैरिटी की तो अल्काइल हैलाइड पोलर तो हैं क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लियर? लेकिन अल्काइल हैलाइड तो पोलर बट आर इमिसिबल इन वाटर। उसके पीछे रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर के अंदर पोलैरिटी है, क्लियर? लेकिन अगर वाटर इमिसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है और ये पहले इस बॉन्ड को तोड़कर इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन के बारे में जनरली नहीं सोचता है।
तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे वाटर अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस पर्टिकुलर बॉन्ड को नहीं तोड़ता है, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड भी नहीं टूटते हैं। किसी भी तरह से अगर मैं सोच लूं कि इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दें और वाटर का रिएक्शन करा दें, तो इससे जो हमें कंपाउंड मिलता है उस पर्टिकुलर के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए प्रोडक्ट भी रिलेटिवली अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये वाटर के द्वारा सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर रिलेटिवली बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। अल्काइल हैलाइड जनरली सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर मीडियम में, जैसे हेक्सेन वगैरह ले लें, तो उस पर्टिकुलर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। अगर बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली होता है RMgX। RMgX, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, सिंपली मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर में देखा जाए तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसका मतलब जब कार्बन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये एक वेरी गुड बेस है, साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका Gr का R बहुत ही अच्छा बेस होता है, Gr का R बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब पानी क्यों नहीं ले सकते हैं? तो जब Gr के R को आपने एक अच्छा बेस बोल रखा है और सिस्टम में अगर वाटर मौजूद होगा, सिस्टम में अगर वाटर मौजूद होगा तो Gr का R एक अच्छे बेस की तरह इस पर्टिकुलर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है, और ओवरऑल हमें मिल जाता है CH3H, मतलब इस पर्टिकुलर केस में मीथेन। और जनरल अगर कोई RMgX लें तो ये R और H मतलब सिंपल अल्केन। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में हमें ऐसा कोई भी सॉल्वेंट नहीं लेना है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर में नहीं ले सकते हैं, मैं अल्कोहल भी नहीं ले सकता हूँ, इवन मैं अमोनिया भी नहीं ले सकता हूँ, मतलब इन पर्टिकुलर के द्वारा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। हम ऐसा भी कोई सॉल्वेंट नहीं ले सकते हैं जिस पर्टिकुलर के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने एसीटोन सोचा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Gr का यहाँ पर अटैक कर सकता है। इवन अगर मैंने DMF सोचा, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Gr का R इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर मैंने सोचा DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Gr का R इसके ऊपर अटैक करके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो इसलिए ना ही हमें एसीटोन सोचना है, ना ही हमें DMF सोचना है, ना ही हमें DMSO सोचना है। तो इसके लिए Gr के प्रिपरेशन के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो होता है जनरली ईथर। ईथर दो तरह से इसके प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, एक तो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा रिएक्शन होता है, और दूसरा ये भी कि अगर जो हम Gr का प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड से, ईथर एक सॉल्वेंट होने के साथ साथ ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर मीडियम में स्टेबल होते हैं।